नमस्कार, मैं बीएन जैप आपको जैप मैथ चैनल में मैथ पढ़ा रहा हूँ और अनुपात समानुपात हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा। हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे मेहनती हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा बेटा बिल्कुल आप मेरा पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं पूरे बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। ठीक है, चलिए आज का अगला कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास देखने के बाद ही आज क्लास आपको समझ में आएगी बेटा। ठीक है, तो आप अगर आपने पिछली वाली क्लासें नहीं देख रही थी अनुपात वाली तो उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बेटा अगर पूरा कंसेप्ट समझना है तो फिर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम जो है अनुपात समानुपात में बराबर भिन्न वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे। बराबर वाले भिन्न वाले कंसेप्ट में हमने बहुत सारी बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज मैं 3 पदों को गुणा करने वाला कंसेप्ट की बात में करने वाला हूँ बेटा। चलिए देखिए, हमने क्या कहा है, 3 पदों को गुणा करने पर नियतांक का क्या किया जाता है, घन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास 3 पद दे रखे, क्वेश्चन दिया हुआ है a अपॉन में b बराबर है c अपॉन में d बराबर है e अपॉन में f। d किसके बराबर में है, m के बराबर दिया गया है। और हमें क्या पूछा जा रहा है, a c e यानी अंशों का गुणा हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है आपके पास हो रहा है b d हो रहा है, हरों का गुणा हो रहा है, और उसके ऊपर अंडर क्यूब हो रहा है। तो वो हमारे को पूछा जा रहा है। लास्ट में अगर क्वेश्चन एग्जाम में लिख देता m के बराबर ये भी दे दे, 2/5 दे दे, तो भी इसका आंसर हमारे को पूछने की बात कर सकता है। ऐसा कुछ दे देता है तो हम इसको करेंगे बेटा। चलिए मैं इसको बेसिकली समझाता हूँ, अगर इस तरीके से हमारे को बात करें तो हम आंसर कैसे देंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें, आप मुझे बताइए, अगर मैं a अपॉन में आपका क्या लिखा था b, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें दे रखा है ये किसके बराबर है, m के बराबर, तो ये तो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। चलो ठीक है, यानी बराबर इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ, फिर गुणा कर देता हूँ किसके, यानी c अपॉन में आप d लिख दीजिए। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये भी तो m के बराबर ही है, ये पूरा का पूरा पद m के बराबर ही, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या बचा मेरा e अपॉन में f है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो m ही था है, इसका मतलब ही क्या बेटा, m ही तो दे रखा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, इनटू में m कर दूंगा। तो ये मेरे पास तीनों पदों के गुणनफल आ चुके हैं। तीनों पदों के गुणनफल मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a आपका c और e अपॉन में आपका b और d और क्या है f। ये तीनों पदों का गुणनफल है। लेकिन इधर मेरा तीनों पदों का गुणनफल क्या है, जो नियतांक दे रखा था या कोई संख्या है, उसको क्या 3 बार गुणा किया गया है। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा इसका क्यूब। जो तीनों पद दे रखे थे उनका जो नियतांक था, अगर हम बात करें उसका क्या करा, हमने क्यूब करा है। क्यूब कैसे हुआ, हमने इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करी। लेकिन एग्जाम में मुझे क्यूब नहीं पूछा है, मुझे पूछा है इसका अंडर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर में अंडर क्यूब लगा देता हूँ, यानी a b और c, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है हमारे पास c और e है। ठीक है, नीचे क्या आएगा b d और f। इनका अंडर क्यूब अगर मैं निकालता हूँ तो इधर भी m के ऊपर क्या लगेगा बेटा, m क्यूब के ऊपर चम्मच में 3 आ जाएगा। ठीक है, अंडर क्यूब निकालेंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या ये इससे कट जाएगा। फाइनल मेरे पास क्या बचेगा, m बचेगा। फाइनल मेरे पास क्या बचेगा, m बचेगा। तो इसने जो पूछा था उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, m आ रहा है। इसने जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो ये बात थी हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अब जो है अगर मैं इसका थोड़ा सा अभ्यास कराना चाहूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा 3 पदों को गुणनफल में कैसे अभ्यास किया जाएगा, उसका मैं थोड़ा सा आपको अभ्यास करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, हम देख रहे थे आपके पास बराबर भिन्न वाले कंसेप्ट की बात कर रहे थे। पिछली क्लास आपने देख रखी है तो बहुत जल्दी आपको ये बात समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मैं इसी कंसेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन को मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए क्या कर रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया हुआ है a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d बराबर में e अपॉन में f बराबर में m दिया हुआ है। और निम्न प्रश्नों को करूँ यानी ये दिया हुआ है, और उसके आधार पर 7 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इनको मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया है, यदि m बराबर अंकों में इसका मान 2/3 दिया है तो भी आंसर आप निकालिए। और m बराबर नियतांक आपका m दे रखा, यदि इस क्वेश्चन का जो नियतांक आपका m दे रखा है तो m के आधार पर भी आंसर निकालना हमारे को, और उसके अंक दे दिया जाए तो उसके आधार पर भी हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी ये सारे के सारे जो अंश हैं, ये सारे के सारे अंश हैं, ये सारे नीचे वाले हैं आपके क्या है, हर है b d f हर है। जो क्रिया अंशों में है वो क्रिया आपके हरों में हो रही, इसका मतलब है आपका, मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें आप इसमें जाके देख सकते हैं बेटा। पिछली वाली क्लास में मैं पूरी बातें बता चुका हूँ।
यानी जो क्रिया अंशों में हो रही है वही क्रिया अगर हरों में हो रही है तो इसका अनुपात नहीं बदलता है, वही अनुपात होता है, वही नियतांक होता है जो मूल आपको दिया हुआ है। तो यानी इसका कितना हो जाएगा, m ही रह जाएगा, या फिर m की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, m की जगह में 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, जो क्रिया अंशों में होती है वही क्रिया अगर हरों में हो जाती है तो अनुपात नहीं बदलता है। ये बातें हम कर चुके बेटा। चलिए यहाँ पे हम देखिए, ये आपका देखा रहता है जो क्रिया अंशों में हो रही है वही क्रिया हरों में हो रही है क्या, तो इसका अनुपात में कितना रहेगा, m ही बोलेंगे, यानी मैं 2/3 बोल सकता हूँ अगर अंकों में मुझे इसको पूछे तो। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको a आपका अंश है और आपका b आपका क्या हर है। इसके अनुसार a अंश है और b हर है, दोनों को मैं ऊपर नीचे k से गुणा कर रहा हूँ, यानी किसी भी अनुपात को समान अंक से गुणा किया जाता है या समान अंक से भाग दिया जाता है तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसके अनुपात में चेंजिंग नहीं आती। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस बात को आप पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो पिछली क्लास को पूरा देखिए। मैं यहाँ पे केवल अभ्यास के लिए आपको चीज़ें अभ्यास करा रहा हूँ। तो यानी यहाँ पे समान पद से गुणा, समान पद का गुणा हो रहा है क्या, और यहाँ पे भी समान पद से गुणा हो रहा है, समान पद से गुणा हो रहा है। लेकिन आप बताइए जो क्रिया अंश में हो रही है वही क्रिया हरों में हो रही है क्या, नहीं, अंश आपके जुड़ रहे हैं, हरों में ये क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात 3, इसका अनुपात m, या फिर हम बात करें 2/3 आपका 3, 2/3 या फिर m नहीं होगा, 2/3 और m नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ, जो क्रिया अंशों में हो रही है वही क्रिया अगर हरों में है तभी ये 2/3 या फिर m जो नियतांक है वही अनुपात आता है। चलिए यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो पद गुणा हो रहे हैं, यहाँ पे दो पद गुणा हो रहे हैं। इस कंसेप्ट को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा पिछली क्लास जरूर देखिए आप। यानी इस कंसेप्ट में दो पद गुणा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दो फिर देखेंगे साहब हरों में जो क्रिया हो रही है वही आपके अंशों में हो रही है क्या, जो क्रिया हरों में हो रही है वही क्रिया अंशों में हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका m जो है 2 बार गुणा हो रहा है, m का स्क्वायर इसका आंसर आएगा, या फिर अगर अंकों के रूप में लिखूँ तो 2/3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनल मेरे पास कितना 8/9 हो जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे भी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें क्या अंशों में जो क्रिया हो रही है वही हरों में हो रही है, बिल्कुल वही हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे दो पद गुणा हो रहे हैं, दो पद गुणा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, m स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर कितना आ रहा है, m आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा इसका, m ही आएगा। या फिर मैं अंकों में बोलूँ तो 2 में कितना 3 ही आएगा, 2/3 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये देख करके हमें ये पूछता है तो आप इस तरीके से ध्यान करेंगे बेटा। चलिए आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ तीन पद गुणा हो रहे हैं क्या, 3 पद गुणा हो रहे हैं, तभी मैं बता चुका हूँ m का क्या आएगा, क्यूब आएगा, m का क्यूब आएगा, तीनों पद गुणा हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ 3 पद गुणा तो हो रहे हैं लेकिन इसके अंदर क्या है, अंडर क्यूब निकालने के लिए कहा गया है, अंडर क्यूब निकालने के लिए कहा गया है। हम क्या कहेंगे, m का तो क्यूब करेंगे और उसके अंडर क्यूब निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है, m ही आने वाला है। फाइनल आंसर कितना आने वाला है, m ही आने वाला है। और अंकों में पूछे तो m का मतलब क्या, 2/3 को हम मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये आंसर है। इस तरीके से हम क्या है इस चीज़ को समझेंगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा और जो है कुछ क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूँ जो कि आपको बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको जो है कुछ अभ्यास करने के लिए फिर से मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इसको अभ्यास करते हैं, आपके समझ में आएगा। आप बिल्कुल एकाग्र होकर देखिए बेटा। देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ पे मैंने आपसे बताया है कि साहब ये क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में दिया है, a में आपका b दे रखा है, c में d, e में f बराबर m दे रखा है। यदि m बराबर में भी हमको अंकों के रूप में 3/2 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, जबकि ये हमारे पास 7 क्वेश्चन में यानी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। चलिए हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ से, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर मैं कहूँगा m आने वाला है। इसका आंसर कितना आने वाला है, m आने वाला है। क्यों, फटाफट मैं पहले बात कर चुका हूँ, सभी चीज़ों की पिछली क्लास में पूरी बात कर चुका हूँ, मैं फिर से आपसे पास की बात करूँगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखें तो यानी ये जो अंश जो पद आपका ऊपर गुना हो रहा है वही नीचे हो रहा है क्या, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो कट जाएंगे सारे। यानी ये चीज़ जरूर देख रही है, अगर ऐसा आ जाता है यानी वह आपका जो चर भी दे सकता है या अंक भी दे सकता है, तो ये जरूर देखेंगे हम। यानी ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, समान पद से ऊपर नीचे गुणा होगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं। तो फिर देखते हैं क्या अंशों में जो क्रिया हो रही वही क्रिया क्या आपके हरों में हो रही, बिल्कुल
ये आपका ए सी ओ डी, ए सी ई आपका अंश है, जो क्रिया अंशों में हो रही वही क्रिया आपकी जो है हरों में हो रही, तीनों जुड़ रहे हैं, तीनों यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो अनुपात ऊपर वाले जो पद में दिया गया है, जो मूल क्वेश्चन में दिया गया है, वही अनुपात इसका होगा। यानी मेरे पास आंसर क्या आएगा, एम आएगा, या फिर एम बराबर इसमें कितना दे रखा है 3/2। इसका आंसर मुझे ऑप्शन में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ जी यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्क्वायर वगैरह करा हुआ रहा है, तो हमें इसको करना क्या है। यहाँ पे देखिए, इसका अगर मैं बात करूँ तो यानी ये ऊपर नीचे समान पद से गुणा हो रहा है, क्या समान पद से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये तो कट जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं। ये कैसे काटा था हमने पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काट सकते, ये कॉमन लेके फिर कटेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट के बताया। यानी मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा हुआ है आपके पास ए स्क्वायर प्लस में आपका जो है सी स्क्वायर प्लस में आपका ए स्क्वायर बटे में आपका बच जाएगा यहाँ पे आपका बी स्क्वायर प्लस में आपका डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या एफ स्क्वायर आपका बच रहा प्लस है। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए, हम जो क्रिया अंशों में हो रही है वही क्रिया तो हरों में हो रही है, जो क्रिया अंशों में हो रही है वही क्रिया हरों में हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे वही अनुपात आएगा जो अनुपात आपके जो है प्रारंभ में दे रखा था, यानी एम ही आएगा। लेकिन एम के साथ यहाँ क्या हो रहा है, हर पद के साथ स्क्वायर, तो यानी एम का स्क्वायर मेरा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एम का स्क्वायर मेरा आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एम बराबर इसमें अगर कुछ मान दे रखा है 3/2 दे रखा है, इसका मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। यानी फाइनल आंसर 9/में मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फाइनल आंसर मेरा 9/में कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। इधर देखते हैं, इधर मैं बात करूँ तो सेम वैसे ही बात में सोचूंगा, क्या यहाँ पे जो अंश दे रखे हैं और जो हर दे रखे हैं समान पद से गुणा हो रहे हैं। यानी इस बार इसने जो जिन चरों से आपके जो है पदों को गुणा किया है उनका स्क्वायर करा है। यानी यहाँ पे एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, तो ये तो आपके जो अगर समान पद से ऊपर और नीचे गुणा हो रहे हैं तो ये तो कट जाते हैं आपके। फिर बच है क्या मेरे पास जो है ए सी ओ ई, नीचे क्या बच रहा है बी डी ओ ई। यानी अगर अंशों में जो क्रिया होगी वही हरों में क्रिया हो रही है। इस प्रकार से मैं बात कर सकता हूँ ए प्लस में सी प्लस में आपका ई, आपका बी प्लस में आपका डी प्लस में एफ आपका बचा हुआ है। यानी ये क्रिया तो हम देख चुके हैं कि जो क्रिया अंशों में होती है वही हरों में होती है, तो मेरे पास अनुपात वही आएगा जो यहाँ पे मूल रूप से दे रखा है। आंसर क्या आएगा, एम ही आएगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, तो आपको जो दे रखा है 3/2 आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा ये जो है मेंस का कंडीशन है, आप थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, चीज़ों को देखेंगे। एग्जामिनर आपसे गलती कराने के लिए इधर उधर कर देता है पॉइंटों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक के साथ में इधर देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा दूँ, यहाँ पे नहीं देखे, यहाँ देखिएगा ए के नीचे क्या आना चाहिए, उसके रूप में आपके पास बी। यानी जो पद ए आप गुणा करें वही अगर आपका बी गुणा हो रहा है तो इसका मतलब है वो आपस में कट जाएंगे। यहाँ देखिए ए आपका 7.5 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब बी भी 7.5 से गुणा हो रहा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए यहाँ से बात करते हैं, ये 29.6 आपका सी दे रखा है, 29.6 आपका डी दे रखा है। यानी ये सी ओ डी क्या आपस में अंश और हर है, क्या बिल्कुल अंश और हर है, ये समान पद से गुणा हो रहे हैं, तो इसका भी मतलब ये कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका जो ई है और एफ है, ये -29 आपका दे रखा है, 29 आपका जो है 9 आपका एफ दे रखा है, ये माइनस के चिन्ह के साथ है, ये माइनस के चिन्ह के साथ है। इसलिए क्या करा है, आपके जो है आंकड़ों को आगे पीछे कर दिया है। तो उस चीज़ में हमें नहीं घबराना है, हमें चीज़ों को अभ्यास में लाना है। यानी हमने देखा ए के साथ बी बिल्कुल समान अंश से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका सी के साथ में है डी, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। जिसके साथ ये है तो ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ए प्लस में आपका है सी माइनस में ई, नीचे क्या बच रहा है आपका डी माइनस डी प्लस में बोल सकता हूँ, प्लस में आपका ये आपका जो है बी आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास बी, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। यानी जो क्रिया ऊपर हो रही है वही क्रिया किसमें हो रही है, इसका अनुपात किसके बराबर हो रहा है, एम के बराबर ही होगा। जो अनुपात हमारे मूल संख्या में या क्वेश्चन में दे रखा है वही अनुपात यहाँ आएगा। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3/2 भी बोल सकता हूँ। अगर यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे वही बात हमें देखना है। यानी यहाँ पे हमें अंश और हर को देखना है, क्या समान पद से गुणा हो रहे हैं, क्या समान पद से गुणा हो रहे हैं, समान पद से गुणा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो कट जाएंगे, लास्ट में जाकर कॉमन भी लेंगे तो ये तो कट जाएंगे। यानी हमारे पास जो है बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा यहाँ पर लिख लूँ ए का क्यूब आपका है प्लस में सी का क्यूब प्लस में ई का क्यूब बटे में आपके पास क्या बचेगा बेटा बी का क्यूब, बी का क्यूब प्लस में डी का क्यूब प्लस में एफ का क्यूब बच रहा है। जब अंश और हर में ऊपर और नीचे समान क्रिया हो रही है, अनुपात क्या आता है, अनुपात आता है आपका वही जो दिया हुआ है।
लेकिन यहाँ पे प्रत्येक पद पर क्यूब दिया हुआ है, तो मेरा अनुपात में क्या करूँगा, क्यूब मेरा आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चनों को आप अटेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको शायद दिख रहा होगा ये m का क्यूब किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन में। तो ये भी आपका जो है इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि जो क्रिया अंशोमोली है वही क्रिया क्या हरोमोली का। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्या आपका समान पद गुणा हो रहे हैं, समान पद गुणा हो रहे हैं, एल स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर कट जाएगा, फिर बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यानी बी स्क्वायर माइनस। इसका मतलब है एम का स्क्वायर मेरा आंसर बचेगा, एम का स्क्वायर मेरा क्या बचेगा बेटा, आंसर बचेगा। तो इस तरीके से आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी, तो आप इनका अभ्यास करें बेटा। ये बेसिक नहीं, ये अच्छी क्वेश्चन है। आपका मेंस तक की बात कर लेता है, कई बार इस तरीके की आंकड़े देख करते हैं बच्चा, बहुत आसान चीज़ है, इसमें गलती नहीं कर जाता है। मैं चाहता हूँ बच्चा ऐसे गलती नहीं करे। चलें अगले पॉइंट को फिर सीखते हैं। यहाँ तक आप उतार लीजिए, अगला पॉइंट फिर मैं बात करता हूँ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है, एसएससी टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें इसको अच्छी तरीके से समझना मालूम। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है एग्जाम में, तो हम पूरी बात यहाँ से हम समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, इसका मान मुझे पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान मुझे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको के लिए माइनस का 1 दे दिया और दूसरा आपको क्या दे दिया, मान लीजिए 1/2 दे दिया मैंने। ठीक है, 1/2 दे दिया, तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ऐसी कुछ भी आपको जो आंसर आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा, हम इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। अभी हमने देखा था कि साहब अगर बराबर भिन्न दे रखी है तो चाहे अंशों का अगर योग करो तो फिर हरों का भी योग कर रखते हैं। तो हम ये प्रोसेस हम सीख चुके हैं। तो इस कंसेप्ट के अनुसार इसका जो मान है a आपका b प्लस में आपका c आपका है। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, अंशों को मैं जोड़ देता हूँ, ऊपर भी जोड़ दूंगा इसको, b को भी जोड़ देता हूँ और c को भी जोड़ता हूँ, नीचे इन सबको जोड़ देता हूँ, ये यहाँ आ गया, ये भी जुड़ जाएगा आपका c प्लस में a और ये भी आपका जुड़ जाएगा बेटा a प्लस में b। ये कौन से नियम के अनुसार मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपका जो समानुपात नियम लगा करके समानुपात नियम, ठीक है, समानुपात नियम लगा करके मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ बेटा। यानी जो क्रिया अंशों के साथ की जा रही है वही क्रिया हरों के साथ की जा रही है। यानी मैंने सभी अंशों को जोड़ दिया और सभी हरों को जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या उत्पाद आएगा, ऊपर मेरे पास a प्लस में b प्लस में c, a प्लस में b प्लस में c बचेगा। नीचे देखिए आपका ये b कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, a कितनी बार है, 2 बार है। यानी मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस में 2b प्लस में 2c मेरे पास बचेगा। क्या नीचे से 2 कॉमन ले लूँ, बिल्कुल, मेरे पास ऊपर a प्लस में b प्लस में c प्लस में और नीचे मेरे पास 2 कॉमन आ गया, a प्लस में b प्लस में c, ये मेरे पास बचता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो कट गया, क्या ये कट गया है और 1/2 मेरा आंसर आ रहा है, 1/2 आंसर आ रहा है। ये आंसर कब आया बेटा, जब मैंने समानुपात वाला जो कंसेप्ट है, बराबर भिन्न वाला कंसेप्ट है, वो लागू किया, तब मेरे पास ये आंसर आया। लेकिन ध्यान रखिए, मैं बीज गणित वाला कंसेप्ट लगाता हूँ तो मेरे पास आंसर चेंज होगा। तो एक बार तो आप इसको इस तरीके से उतारिए, ठीक है। यानी जब कुछ नहीं बोला है, इससे कुछ भी कंडीशन नहीं दिया है, तो हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि साहब इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आ सकता है। लेकिन ये कुछ कंडीशन दे दे। लेकिन देखिए बीज गणित का कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगा, आप इसको उतारिए, तो बीज गणित के कंसेप्ट से भी इसकी बात करना चाहूँगा। यानी समानुपात के नियम के अनुसार तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है मेरे पास। अब देखिए, अगर मैं बीज गणित का कंसेप्ट लगाता हूँ, बीज गणित, तो बीज गणित के आधार पर हम सोचना चाह रहे हैं, बीज गणित के आधार पर, बीज गणित के आधार पर अगर मैं इसको सोचूं, तो बीज गणित के आधार पर ये चीज तभी संभव है, यह है तभी संभव है, तभी संभव है जब क्या हो, यहाँ पे 2 स्थिति बनेगी मेरे पास, क्या हो, जब a बराबर आपका b बराबर आपका c हो, तभी संभव है। ये समीकरण तभी बन सकता है बीज गणित के अनुसार जब हम बात करें a बराबर आपका b बराबर c। या फिर हमारे पास क्या है, आपका दे सकता है कि साहब a प्लस में b प्लस में c बराबर में क्या हो, 0, तभी हम इस तरीके से इस बात को कर सकते हैं। तो बीज गणित के अनुसार हमारे पास 2 स्थितियां बनने वाली है, इनके अनुसार हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं ये पहली स्थिति लेता हूँ, तो देखिए मेरा पहली स्थिति के अनुसार आंसर क्या है,
यानी मैं इसका मतलब क्या है, ये सभी बराबर है यानी तीनों पद बराबर है, ए बी सी तीनों बराबर है। इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ ये किसके बराबर है, एक के बराबर है। चाहे एक के बराबर हो चाहे किसी के बराबर हो, यानी बराबर तो लेना मुझे। तो यहाँ पे मैं मान रख दूँ, क्या मैं रखूँगा आपका इसकी जगह एक 1 प्लस में 1 और इसकी जगह 1 प्लस में 1 और आपका है क्या कर रखा है, इसमें बराबर कर रखा है। ठीक है बेटा, इसलिए क्या कर रखा है यहाँ पे बराबर कर रखा है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ क्या कर देंगे 1 प्लस में आपका 1 प्लस में 1 के बराबर कर देंगे। तो इनका जो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इसका भी 1/2 यानी फाइनल कितना होगा 1/2 आ रहा है। कब आ रहा है, जब अगर मैं ए बी सी के मान को बराबर मानता हूँ तब मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 1/2 आंसर आएगा। लेकिन कंडीशन देखिए, इस कंडीशन को देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, ये कब हो सकता है, इसका मतलब क्या है, तीनों संख्या अलग अलग, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग संख्या है, अलग संख्याएं आपकी अलग अलग संख्याएं हैं। तब क्या स्थिति होगी उसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ। क्यों बेटा, ये हम बात करें तो यहाँ से उठाकर इसको इधर ले लें क्या, यानी a प्लस में आपका b बराबर में बात करूँ, ये माइनस का क्या हो गया c, a प्लस में b बराबर में माइनस का c। अगर आप इसको c को नहीं ले जाते हैं तो आप b को ले जाइए इस बार, यानी a प्लस में c बराबर में आप क्या ले सकते हैं माइनस का आपका b ले सकते हैं। इसको न ले जाकर के आप a को ले जाइए, आप लिखेंगे b प्लस में c बराबर में माइनस का आप a लिख सकते हैं। यानी तीन स्थितियाँ मेरे पास आई है। अब मैं इस नियम के अनुसार यानी जब अलग अलग संख्याएं हैं और उनका जो है योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इस नियम के अनुसार मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से, मैं इसको मिटा देना चाहूँगा और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं इनके मान रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कहा गया, आप बताइए मुझे यहाँ पे, आप यहाँ से देखिए a और b की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, a और b इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यानी c तो अपनी जगह रहे दोस्तों, ठीक है, c तो अपनी जगह है, यानी a और b की जगह मुझे क्या लिख देना है माइनस का c रख देना है। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ से बात कर c और आपका a, c और a की जगह क्या रखूँगा माइनस का b, यानी b तो ऊपर था ये वाला और इनकी जगह क्या लिख दिया मैंने माइनस का b। इसी प्रकार से a ऊपर रहेगा और माइनस का a आपका नीचे आ जाएगा, माइनस का a आपका नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी फाइनल मेरे पास माइनस का 1 बच जाएगा, यानी माइनस का 1 आंसर होगा इस कंडीशन के अनुसार। मेरे पास क्या आएगा माइनस का 1 आंसर होगा। तो बेटा आप इस तरीके से थोड़ा सा आप जो देखेंगे क्वेश्चनों को कि हम बीजगणित का नियम लगा रहे हैं और या हम जो है अनुपात वाला नियम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कई बार एग्जाम्पल, ये तो मैंने क्या सीधा कंसेप्ट बताया आंसर देने का। ठीक है, यहाँ पे भी कई बार एग्जाम्पल जो है किसी को चेंज कर देता है, कुछ कंडीशन दे देता है, उसकी और मैं चर्चा कर लेता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको उतारिए, यहाँ पे 2 आंसर हमारे पास आए, या तो आपके पास 1 या इसको 1 के बराबर मानेंगे तो हमारे पास 1/2 आ रहा था बीजगणित के अनुसार, और अगर मैं इसको जो है अलग अलग संख्याएँ मान रहा हूँ और इनका योग 0 के बराबर है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपके पास माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। पढ़ रहे थे उसी का अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने कंडीशन दे दी हमारे, क्या कंडीशन दे दी हमारे को, ये दे दी गई है साहब a b c, ये क्या है 0 से बड़े हैं, यानी 0 से बड़े हैं, यानी 1 का मान माइनस में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, a b c का मान माइनस में नहीं हो सकता, 0 से बड़े हैं। आपको पता है ये 0 यहाँ पर मैं 2 प्लस का 1 और प्लस का 2, इधर क्या माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी ये 0 से बड़े हैं, जो भी अंक सारे क्या है 0 से बड़े हैं, ये माइनस का नहीं ले सकते आप। ठीक है, यानी a b c में से कोई सा भी पद आपका माइनस का नहीं हो सकता है। एक कंडीशन तो इसने ये दी है यहाँ पे। चलिए और क्या दिया है, इसने ये बोला है कि साहब a b c का मान क्या है 0 से बड़ा है। एक कंडीशन यहाँ से हमारे को यहाँ पे लिख के दे दी। अब आप यहाँ से देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बीजगणित के अनुसार इसको सोचता हूँ, बीजगणित के अनुसार अगर मैं बात करूँ, फिर से आपको ये अगर मैं बीजगणित के अनुसार आपसे बात करूँ तो मेरे पास ये 2 कंडीशन निकल के आती है, यानी ये तभी संभव है, यह तभी संभव कैसे संभव, या तो पहली कंडीशन तो ये कहती है मेरे को साहब a आपका प्लस में b प्लस में आपका c बराबर में क्या होना चाहिए 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यानी a बराबर में b बराबर में आपका c, तभी ये संभव है। बीजगणित में इनको हम डीपली इसको सूत्रों को इनको देखेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए इस बात को।
यानी ये ABC का योग 0 हो तब हो सकता है या फिर हम बात करें ये वाला जो पद है तभी आ सकता है कि साहब आपके तीनों पद क्या हो, आपके तीनों पद बराबर हो, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। यानी बराबर गुणों को अगर हम बात करें बराबर तभी हम कह सकते हैं बेटा। अब आप कहना चाह रहे हैं सर इसको अगर बात करें कि साहब इनका योग जो है इनका ABC का मान 0 से बड़ा है, तो अगर आप पहला वाला नियम लगाना चाहते हैं, आप पहला वाला नियम लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आप जो है आप किसी न किसी एक पद को ऋणात्मक में लेना पड़ेगा, किसी न किसी एक पद को ऋणात्मक में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अभी हम बता चुके हैं A प्लस में B माइनस में C, माइनस में क्या करना पड़ेगा C। और इसने कहा है कि साथ इन सभी का पदों का जो है क्या है मान 0 से बड़ा है, यानी ये नियम तो मैं नहीं लगा सकता, ये नियम नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे इन तीनों पदों का योग 0 करने के लिए किसी एक पद को मुझे 0 माइनस में लेना ही पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस लेता हूँ तो इसका मतलब है उस पद का मान 0 से कम हो जाता है और मैं 0 से कम नहीं ले सकता। इसने कंडीशन दी है कि ABC में से किसी भी पद का मान 0 से कम नहीं, 0 से बड़ा ही है। 0 से बड़ा है तो फिर मुझे क्या करना है, ये कंडीशन नहीं लगा सकता मैं। अब मैं ये वाली कंडीशन लगाना चाहूँगा, ठीक है। यानी ABC जो है आपस में बराबर है, इसका मतलब है मैं चाहे 0 लूँ चाहे 1 लूँ चाहे कुछ भी लूँ, यानी ये क्या है बराबर है। ये वाला कंडीशन मुझे लेना पड़ेगा और इस कंडीशन के अनुसार मैं मान लीजिए बराबर में मैं कितना मान लेता हूँ 1, 0 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसने कंडीशन दी है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम बात करें इनको मैं 1 मान लेता हूँ, सभी को बराबर मान लेता हूँ, 1 के बराबर मान लेता हूँ, तब इस कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन में इस कंडीशन के अनुसार मेरा आंसर क्या आएगा, मैं रख दूँ सबकी जगह 1, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसमें सभी के सभी 1 रख दूँगा क्योंकि सब सारे मान क्या है बराबर है। तो अब बात करें यहाँ पर बेटा बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें 1/2 आपका फिर 1/2, यानी इसका जो है मान किसके बराबर आ गया 1/2 के अनुसार। ये कंडीशन देने के बाद में निश्चित रूप से आपका इसका मान 1/2 आएगा, माइनस में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए। अगला देखिए इसी क्वेश्चन में कंडीशन में चेंज कर देता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कंडीशन चेंज कर देता हूँ तो क्या होता है। हम इस क्वेश्चन को बीजगणित के कंसेप्ट के साथ साथ समझ रहे हैं, अनुपात में ये जो है अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए हम बीजगणित में भी इस बात को अभ्यास करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास करा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या बोला है, हमें दिया गया है कि ये पद आपके जो है आपस में बराबर है, इनका मान आपको ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन क्या दी है इसमें, A B C अलग अलग संख्याएँ हैं, ये अलग अलग संख्याएँ। अब आप यहाँ पे देखिए बीजगणित के अनुसार आप कुछ सोचते हैं तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, ये है तभी संभव है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। या तो आपके पास क्या है बेटा, पहली कंडीशन A बराबर में B बराबर में आपका C, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए आपके पास, या फिर हमारे पास होना चाहिए A प्लस में B प्लस में C और इसका योग कितना होना चाहिए 0, तभी ये संभव है। ये बात हम जो है बीजगणित में और डीपली पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं केवल आपको कंसेप्ट बता दूँ बेटा। देखिए आप यानी या तो ये कंडीशन लगाइए या फिर ये कंडीशन लगाइए, लेकिन इसने क्या दे दिया है, यानी इसने कहा है ABC तीनों संख्याएं अलग अलग है, तो आप इनको बराबर तो नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते तो फिर ये कंडीशन तो नहीं लगेगी यहाँ पे। फिर कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ये वाला। लेकिन ध्यान रखिए अभी जस्ट मैंने समझाया था उसमें आपको एक कंडीशन और दी थी A B और C 0 से क्या है बड़े, लेकिन यहाँ पे इसने 0 से बड़े वाली कंडीशन नहीं दी है, इसलिए मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ। 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उनका योग क्या होना चाहिए 0, इसलिए यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगाऊंगा। तो इसका मतलब है देखिए मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो यानी A प्लस में B बराबर में मेरे पास क्या बचेगा माइनस का C, यानी यहाँ पे A आपका जो है प्लस में C बराबर में माइनस का B, आपका जो है B प्लस में C बराबर में माइनस का A, यानी ये तीन स्थितियाँ मेरे पास निकल के आई है। अब मैं इनको अगर मान को रख देता हूँ, अब इनके मान को मैं रख देता हूँ तो मेरे पास जो है क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। देखिए ये आपका A और B का मान, A और B का मान इसकी जगह में क्या रख दूँ, इसकी जगह में रख देता हूँ माइनस का C रख देता हूँ, और इसी प्रकार से A और C की जगह में क्या रख दो बेटा माइनस का, आपका जो A और C की जगह माइनस का B, और यहाँ पे इसकी जगह क्या रख दूँ माइनस का A रख दिया जाए। तो देखिए आपके पास ये कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, फाइनल मेरे पास 1/में माइनस का 1 बराबर में 1/में माइनस का 1, ठीक है, और बराबर में 1/का माइनस का 1, और फाइनल मेरे पास 1 ही आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए इसलिए किया है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें मैंने टाइम दिया है, आप इसको बार बार अभ्यास करिए बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम फिर अभ्यास करते हैं। मैंने कोशिश करी इसको समझाने की, बीजगणित में इसको और वापस हम देखेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से समझेंगे बेटा, ठीक है। ओके देखिए बेटा
बराबर भिन्न वाले कंसेप्ट में अंशों के योग और हरों के योग के कंसेप्ट में अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए बेटा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, हम यहाँ से बात करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये भिन्न मान लेता हूँ, 3 भिन्न हैं और इनका मान बराबर दे रखा है। तो मैं समानुपात के नियम के अनुसार यानी अंशों को जोड़ सकता हूँ और हरों को जोड़ सकता हूँ, तो उनका अनुपात इसके बराबर आएगा क्या। यानी मैं अगर इनको जोड़ लेता हूँ तो देखिए मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको अंशों को जोड़ दूँ यानी यहाँ पे जोड़ दीजिए a प्लस में b प्लस में c जोड़ दीजिए, नीचे इनको जोड़ दीजिए। आपके पास क्या जोड़ दें हम a प्लस में b प्लस में c और फिर यहाँ पर फिर जुड़ा है a प्लस में b प्लस में c और फिर जुड़ रहा है a प्लस में b प्लस में c। ये हमारे पास 3 बार जुड़ रहा है। ये कितनी बार जुड़ रहा है नीचे, ये 3 बार जुड़ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यानी यहाँ पे आपका a प्लस में b प्लस में c अपोन में 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 लिख दूँ डायरेक्टली, 3 बार लिख दूँ तो यहाँ पे a प्लस में b प्लस में c लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ जब आप पेपर में जब देखते हैं तो हमारे को थोड़ा टेंशन हो जाती है बेटा। तो मैं इनको काट सकता हूँ, ये इसमें कट गया तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको उतार सकते हैं। अगला देखते हैं फिर हमारे पास दूसरा, देखिए दूसरे क्या तरीका। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी वही नियम लगा रहा हूँ जो समानुपात में जो भिन्नों का योग वाला जो नियम था और हरों का जो योग वाला नियम था वही मैं नियम लगा रहा हूँ। ऊपर वाले सभी अंशों को जोड़ देता हूँ, नीचे वाले सभी हरों को जोड़ देता हूँ। यानी यहाँ क्या आएगा मेरे पास a प्लस में b प्लस में आपका c आ जाएगा। इनको मैं जोड़ता हूँ, देखिए इन सभी को मैं जोड़ता हूँ, इन सभी को मैं जोड़ देता हूँ, लिख देते क्या, लिख देते हैं। यानी 2a प्लस में b प्लस में c और आपका जुड़ गया है 2b प्लस में a प्लस में c और फिर ये 2 आपका c प्लस में a प्लस में आपका b। इन सभी को मैं जोड़ता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है मेरे पास। देखो 2a तो यहाँ है, एक e यहाँ पे, एक e यहाँ पे, कितने हुए 4a, यानी मेरे पास क्या आएगा a प्लस में b प्लस में c, 4a। इसी प्रकार से b भी आपका कितना आएगा 4b, इसी प्रकार से c भी कितना आ जाएगा, ये 4 आपका c हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ सभी से तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 4 बार बचेगा। और ये तो ऊपर नीचे समान पद कट गया, क्या कट गया, तो यानी 1/4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको दे देता है तो कन्फ्यूज न हो, आपका कंसेप्ट लगाना सीखे। यानी अंशों का योग कर दिया जाए और हरों का योग कर दिया जाए बराबर भिन्नों में, तो यानी जो उनका जो अनुपात आता है, उनका अनुपात आता है, जो इस पद का अनुपात आएगा वो इन्हीं के अनुपात के बराबर होगा, इन्हीं के अनुपात के बराबर होगा। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कैसे अभ्यास करना है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी कंसेप्ट के आधार पर। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बेटा, बराबर अगर हम बात करें बराबर भिन्न वाले कंसेप्ट में अंशों का अगर जोड़ दिया जाए और हरों को जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात समान प्राप्त होता है। इसी कंसेप्ट का एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए क्या कहा गया। यहाँ पे ये कोई भिन्न टाइप में हमारा दे रखा है, ये भिन्न दे रखा है, ये भिन्न दे रखा है, ये सबको बराबर दिया हुआ है और हमारे को इसका मान पूछ रहा है। अब इसका मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब इसका अनुपात हमारे पास प्राप्त हो जाए, x y z का अनुपात प्राप्त हो जाए तो हम कर सकते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ बराबर भिन्न दे रखी, तो मैं ये नियम लगा दूँ क्या, अंशों का योग और हरों का योग, यानी इसका अनुपात किसके बराबर होगा, अंशों के योग के और हरों के योग के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे नियम लगा देता हूँ, जोड़ देता हूँ इसको, यानी y प्लस में x, ठीक है, इसको जोड़ दिया, प्लस में कितना है, नीचे क्या जोड़ दिया, x माइनस में z, x माइनस में z प्लस में ये जोड़ दिया z और प्लस में क्या होगा आपका ये हमारे पास आ गया। अब बताइए इसको जोड़ने के बाद में मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास देखिए 2 हो गई क्या, ये 2y प्लस में 2 आपका x हो गया, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y आपका जैसे देखिए प्लस माइनस से ये तो कट गया, ये तो प्लस माइनस से कट गया, यानी यहाँ क्या बच गया मेरे पास x प्लस में y बच गया। आप देखिए यहाँ से 2 को मान लेते हैं तो यानी 2 आपका x प्लस में y ऊपर बच रहा है और x प्लस में y आपका यहाँ पे बच रहा है। तो काट दे क्या इनको मैं काट सकता हूँ, इनको काट सकता हूँ, तो बचेगा क्या मेरे पास 2 बचेगा और बटे में 1 बचेगा, 2 बचेगा और बटे में 1 बचेगा। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी जो ये अनुपात आया है, ये 2 बटे में 1 अनुपात आया है, वो किसका है, इस पूरे पद का है। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ, यानी इस पूरे पद का जो अनुपात मेरे पास आया है वो कितना है, 2 बटे में 1 आया है, 2 बटे में 1 आया है। ठीक है, हम पहले कह चुके अगर इस तरीके से बराबर भिन्न दे रखी तो अंशों का योग और हरों का योग कर दिया जाए तो वही अनुपात आएगा जो मूल भिन्न का है। ठीक है, इसका मतलब है x बराबर यहाँ कितना दिख रहा है 2 और y बराबर कितना दिख रहा है 1।
ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी इसमें मुझे एक चीज़ तो निकल के आ गई, यानी x बराबर में मेरे पास कितना दिख रहा है 2 और y बराबर कितना है 1 अनुपात दिख रहा है। अब मुझे z का अनुपात और निकालना है। इस पद को मैं लेता हूँ, इस पद को मैं लेता हूँ, इस पद में z बराबर कितना है 1 और इसके बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें आपका y प्लस में x अपोन में z बराबर में 2 अनुपात के 1 दे रखा है क्या, 2 अनुपात के 1 हमारे को दे रखा है। और यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है, इसका मान हमारे पास है y का मान कितना है 1, इसका मान कितना है हमारे पास 2, z का मान x का मान कितना है आपके पास 2। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी z बराबर z देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपका 3 बटे में z बराबर में 2 बटे में 1 आ जाएगा, 2 बटे में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, अब आपको z का मान चाहिए तो z बराबर क्या करेंगे आप, इसको नीचे ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, यानी कहेंगे 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 मेरे पास z का मान आ चुका है। इस तरीके से बेटा मैंने थोड़ा सा काफ़ी जो है चीज़ों को समझाते हुए इतनी बात लिखी, आप इनको जो डायरेक्ट कर सकते हैं। z का मान क्या है मेरे पास, z का मान यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास 3 बटे में 2 आ चुका है। अब आप किसी को सोल्व कर सकते हैं, अब आप किसी को सोल्व कर सकते हैं, जो पूछा गया है वहाँ पर मान रख दीजिए। आप यहाँ पे बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, x की जगह पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे इस विषय में 2 लिख देंगे, y की जगह कितना लिख देना है, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे 1 और z की जगह क्या लिखेंगे 3 बटे में 2 लिखेंगे। काट लीजिए कितनी बार किया 2 बार, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3। अब आप कह सकते हैं, आप किसी को सोल्व कर सकते हैं, 7 बटे में 2 आंसर है, 7 बटे में 2 आंसर आएगा। तो बेटा हमने इस तरीके से ये जो बराबर वाला जो भिन्न वाला कंसेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन इनको ही आप कर लेते हैं तो बेटा बहुत है, इनको ही आप कर लेते हैं तो बहुत है, आपके सिलेक्शन के लिए इतना काफ़ी है बेटा। ठीक है।